यूएई एक ऐसी फोर्स बनाने के बारे में विचार कर रहा है जो फोर्सफुली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सके, जहाजों की सुरक्षा कर सके, ताकि इनके व्यापार को पूरी तरह से गति दी जा सके। इसी बीच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया है, और बिल्कुल कुछ वैसी हरकतें दोहराई गई हैं जो भारत के द्वारा की गई, जैसे एक्साइज ड्यूटी कम करने की। कुल मिलाकर दुनिया अब आने वाले समय की तैयारी में जुट रही है। इसका अर्थ यह है कि ट्रंप जो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, अमेरिका के समय के अनुसार रात 9 बजे कहा गया है कि कल रात 9 बजे संबोधित करेंगे, और अगर उसको भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो परसों सुबह 6 बजे करेंगे। उस मायने को अभी से दुनिया के देशों ने शायद कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है। ट्रंप वैसा ही एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं जैसा उन्होंने अफगानिस्तान से बाहर निकलते समय किया था कि हम वापसी कर रहे हैं, अफगानिस्तान को उसके हाल पर तालिबान के हाथ छोड़े चले जा रहे हैं। हो सकता है कि वो ईरान के नाम पर अमेरिका को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहें कि ईरान में हमारे मकसद पूरे हुए, न्यूक्लियर बम वो नहीं बनाएंगे, हम नहीं अब बचे नहीं हैं, हमारे विरोधी खत्म हो चुके हैं, हम उस जगह को छोड़कर निकल रहे हैं, अब जिसको जो देखना है वो देख ले। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो दुनिया भर के देशों की चिंता होना लाजमी है। यूरोप के अंदर हालात खराब हैं, आर्थिक मंदी का डर शीर्ष पर है, लेकिन उससे पहले अगर ये स्थितियां इतनी घातक होंगी तो दुनिया के देश इससे निपटने के लिए क्या करेंगे, आप उनको आज के सेशन में डर के नाम पर देख सकते हैं। दुनिया ने क्या क्या तैयारियां शुरू करी हैं, आइए बताते हैं। उनमें से भारत की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की अभी कुछ देर पहले हुई बैठक भी शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने टॉप ऑफिशियल्स को बुलाकर, कैबिनेट स्तर के मंत्री और अधिकारियों को बुला करके चर्चा किया जाना भी बड़ी सुर्खी बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब ये कहानी अगर बढ़ती है तो कहां तक जाती है। लेकिन उससे पहले फिर से याद दिला दूं इस रविवार के वेबिनार का, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। यदि आप चाहते हैं अपनी खुद की प्रोफाइल वेबसाइट बनाना तो अभी जाइए, वेबिनार का लिंक ज्वाइन कर लीजिए और फिर मुलाकात करिए रविवार को एक फ्री वेबिनार में। और हां, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए भैया, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आइए साथियों, आप सभी को आज से कुछ दिन पहले देश की एक सुर्खी ने निश्चित ही संपर्क किया होगा। सुर्खी थी कि देश में कोविड जैसे हालात हो सकते हैं। कोविड रिमाइंडर जैसी कुछ बातें प्रधानमंत्री ने कही कि भैया स्थितियां कोरोना जैसी दिख रही हैं, मिडिल ईस्ट वॉर इंपैक्ट करेगा वैसे ही। कोविड में हुआ क्या था? कोविड में हुआ यह था कि डिमांड खत्म हो गई थी, सप्लाई वहीं खड़ी थी, सप्लाई को रिसीव करने वाले के लिए कोई तैयार नहीं था। तेल बेचना चाहते थे लोग, लेकिन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन में दुनिया थी। अब उल्टा हो रहा है, लोग खरीदना चाहते हैं, तेल आ नहीं रहा है। दुनिया की 20% आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। आवश्यक सामान के लिए जो जरूरत है उसके लिए जो तेल है उसकी कीमत में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वॉर से पहले जहां $70 प्रति बैरल के भाव पर क्रूड ऑयल उपलब्ध था, वो अब 105 110 के भाव तक पहुंच गया है। ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू हो रहा है। हालांकि भारत ने उस समय के प्रबंधन को, जो कि 1 महीने से चले आ रहे युद्ध को, अभी देश की आम जनता तक सरकार ने पहुंचने से उसे रोक रखा है। रोकने के नाम पर भारत सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, अर्थात क्रूड ऑयल जब रिफाइन होकर तेल में बदलता है और तेल जब आप तक पहुंचता है, इस बीच में सरकार उस तेल पर एक उत्पादन शुल्क वसूलती है, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इस एक्साइज ड्यूटी का मतलब समझिए कि अगर 100 रुपए लीटर तेल है तो लगभग 33 लीटर भारत सरकार उसके अंदर से लगभग ले लेती थी। भारत सरकार ने उस एक्साइज ड्यूटी में से 10 रुपए कटौती कर दी, यानी कि अब वो तेल के लिए 10 रुपए खुद नहीं लेगी। इसको ऐसे समझिए कि जहां 70 रुपए का क्रूड ऑयल था, अगर वो 100 रुपए के क्रूड ऑयल में पहुंच रहा है, प्राइसेस में लगभग अगर 33% से ऊपर का इजाफा हो रहा है, तो भी भारत सरकार ने अपने तरफ आने वाले जो एक्साइज ड्यूटी थी उसके अंदर 33% की कटौती कर दी। अर्थात क्रूड भारत को महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑयल कंपनीज को ज्यादा बिल चुकाने पड़ रहे हैं। आप तक भी तेल महंगा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं पहुंचने दिया। भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके आप तक तेल की कीमतों को वही रखा जो पहले से चली आ रही थी। इस तरह का जो प्रयास हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित करना कि किस तरह से ईरान से नेगोशिएशन किए जाएं, अल्टरनेटिव तरीके से 41 से अधिक देशों से तेल मंगाने के प्रयास किए गए। ये सारे प्रयास भारत सरकार के द्वारा तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने, अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए थे। उसके अलावा भी अब भारत के अंदर वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि इन सिचुएशंस पर नजर रखते हुए इन स्थितियों से निपटने के लिए स्पेशल ग्रुप्स अब काम कर रहे हैं। ये बात मैंने रेफरेंस में क्यों ली?
क्योंकि सेम यही हरकत आज ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने देश को संबोधित किया, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने, एंथनी अल्बनीज ने, और उन्होंने बताया कि हम इस युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं हैं, लेकिन इस युद्ध का असर हम तक आ रहा है। और ऐसे में अर्थव्यवस्था के हाल को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती का अनाउंसमेंट किया। यह मात्र एक संयोग नहीं है। आज भारत 140 करोड़ की आबादी लेकर के दुनिया के लिए क्या स्टैंड लिए जा सकते हैं, उसका एक टॉर्च बियरर बना है। भारत ने जिस तरह से अपनी बातचीत जारी रखते हुए जहां एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की, दुनिया के लिए एक रेफरेंस बन गया। रेफरेंस यह कि अब ऑस्ट्रेलिया में भी एक्साइज ड्यूटी के अंदर 16 से 17 रुपए तक की कटौती की जा रही है, लगभग 26 सेंट की कटौती की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि ये सारे फैसले अगले 3 महीने तक लागू रहेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि खुद अब ये देश मानने लगे हैं, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, और ये मान रही हैं कि इसका असर लंबा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के रिएक्शंस हैं, उन्हें देखकर दुनिया को विश्वास पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि जहां एक और अमेरिका और इजराइल ने युद्ध करके दुनिया को हालात में यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन दुनिया से ट्रंप का कहना है कि अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवानी है तो ईरान पर प्रेशर डालो। वास्तविकता में ईरान बार बार एक ही लाइन बोल रहा है कि यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया था। आज भी अगर आप हमें अमेरिका और इजराइल से यह अश्योरेंस दिला दो कि हम पर हमले नहीं होंगे, हम युद्ध रोकने को तैयार हैं। कुल मिलाकर अब कोई भी देश अमेरिका और इजराइल से कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो प्रताड़ित जरूर हो रहा है। जहां एक और आज हमारे देश में भी हलकों में यह सवाल बड़ा उठता है कि आज देश का कोई भी नेता अमेरिका को कोई भी टारगेट करते हुए कुछ बयान क्यों नहीं दे रहा है। भारत के देश के नेता, भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप से यह क्यों नहीं कह रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वास्तविकता में इस समय अमेरिका ने जो रुख अपना लिया है, उससे पूरी दुनिया आहत है। उसके जो खुद मित्र राष्ट्र हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि वो एक्सटेंडेड नाटो कंट्री है। ब्रिटेन, जो कि खुद एक नाटो कंट्री है, वो तक भी इसके साथ नहीं खड़ा हुआ। ब्रिटेन ने भी हालात को स्वीकारा और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, यह मानते हुए कि अगर इनको कुछ किया गया तो वो प्रवोक करने जैसा होगा और आर्थिक हालात बिगाड़ने जैसा होगा। ऑस्ट्रेलिया के दिए संबोधन से आर्थिक स्थिति पर की गई प्रतिक्रियाएं समझ में आती हैं, और इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो प्रोविंस है, इनका राज्य जो है, वहां पर इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया गया क्राइसिस से निपटने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के जो हालात हैं, ये केवल ऑस्ट्रेलिया तक नहीं, यूके तक में भी दिखाई दिए। कीर स्टारमर ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और साफ कहा कि हम युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, और हम किसी भी प्रकार से, मतलब युद्ध में शामिल नहीं होना एक बहुत हार्ड स्टेटमेंट है, जिसके चलते ट्रंप काफी उखड़े और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जो कर रहा है, या फिर ये जो यूरोप के देश कर रहे हैं, जो नाटो के सहयोगी होकर के भी हमारे साथ नहीं है, मैं नाटो छोड़ सकता हूं। मैंने इसके ऊपर दिन में भी जानकारी दी थी आपको और कहा था कि नाटो छोड़ना ट्रंप का अकेले का फैसला उन्हें लगता जरूर है, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे। और उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण जो प्रतीत होता है, हालांकि ट्रंप है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा भी प्रैक्टिकल रीजनिंग लगाते हैं तो वो ये है कि ये देश नाटो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ये साथ में ये भी जानते हैं कि अमेरिका के यूरोप में जो बेसेस हैं, लगभग 25 से 30 ऐसे बड़े बेस हैं जहां अमेरिकी सैनिक रहते हैं। जर्मनी के अंदर लगभग 25,000 के आसपास सैनिकों का होना बताया जाता है। ऐसे में अगर अमेरिका वापसी करता है तो नाटो में अमेरिका की प्रासंगिकता खत्म होगी, और ऐसे में ये देश अमेरिका के सैनिकों को अपने देश से वापस जाने का कह सकते हैं। ट्रंप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, वो बार बार नेगोशिएशन के मुद्रा में हैं। लेकिन इस बीच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बड़ा ही साहस दिखाते हुए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रंप के दबाव में आते हुए डियागो गार्सिया को यूज करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन इनके ही खिलाफ जनता में रोष उत्पन्न हो गया। जनता साफ साफ कह रही थी कि ट्रंप के साथ युद्ध में नहीं जाना है। कारण साफ था, क्योंकि ट्रंप ने पहले कई बार ब्रिटेन की मौकरी बनाई, मजाक बनाई, कहा कि अफगानिस्तान वॉर में लेकर गए थे ये लोग, पिछलग्गू थे, पीछे रहते थे, युद्ध नहीं लड़ते थे, जबकि ब्रिटेन ने साफ दिखाया कि हमारे इतने लोग मरे, हमारा प्रिंस तक जाकर के युद्ध लड़ा है। खैर, ऐसे में कीर स्टारमर ने राष्ट्र को संबोधित किया और साफ साफ कहा कि हम लोगों को अपने नियम खुद बनाने हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना पूरा प्लान जारी किया, और उस प्लान के कुछ बिंदु ये थे कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, सरकार देश के हित के बारे में सोचेगी, महंगाई और आम जनता की चिंता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बस का किराया, रेल का किराया, ऊर्जा बिल, इन सबको फ्रीज कर दिया गया है। मतलब इससे ऊपर अब नहीं वसूला जाएगा। यानी
अब बढ़ती कीमतों को रोककर, लोगों की इनकम को बढ़ाकर, इन सब को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल कोविड जैसी सिचुएशन में जो कदम उठाए थे दुनिया के देशों ने, वो उठाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। रोजगार, कामगार, लंबी अवधि की सोच को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार के एक्शन लगातार ले दिए गए हैं। कुल मिलाकर साफ साफ इनका कहना है कि हम ईरान युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन ब्रिटिश हितों की सुरक्षा जो महंगाई की वजह से हमारे लिए बड़ी चिंता बनकर आती दिख रही है, उसको बचाने का तमाम प्रयास करेंगे। और युद्ध में शामिल ना होने के पीछे कि इनकी जनता ही इनके खिलाफ जाकर खड़ी हो गई कि आप युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जब इनसे पूछा गया कि ट्रंप कहते हैं कि वो नाटो छोड़कर चले जाएंगे, ये उस बात को इग्नोर कर गए और साफ इस तरह से जवाब देते हुए निकल गए कि नाटो एक अच्छा गठबंधन है, मिलिट्री गठबंधन है। इन्होंने सीधा जवाब अभी तक नहीं दिया, कन्फ्रंट ट्रंप को नहीं किया, लेकिन यह तय है कि ब्रिटेन के इस घटना के बाद हालात बिगड़ेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड यह मानता है कि अगर यह हालात लंबे चलते हैं तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। यही कारण है कि यूरोप के अन्य देशों ने अपने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी है। कहा है कि तेल के उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए, क्योंकि यूरोप के साथ जो सबसे बड़ा संकट है वो ये पहले रूस से तेल और गैस मंगाकर बड़ा काम चलाते थे, लेकिन ट्रंप के दबाव में आकर के इन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बंद कर दी, तेल लेना बंद कर दिया। ट्रंप का साथ, मतलब इस तरह से समझिए कि अमेरिका का साथ देते देते यूक्रेन के पक्ष में खड़े होते होते पनौती जो है ना वो यूक्रेन लगाया, और उसके बाद पूरा यूरोप उसकी चपेट में आ गया और आज यूरोप बुरी तरह से आर्थिक रूप से उलझ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इन सब विदेश मंत्री, इनको बुलाकर, दिग्गज नेताओं को बुलाकर बातचीत की जाती है। इस स्थिति को समझने के लिए पूरे कृषि मंत्री, तमाम नेताओं को इस बैठक में बुलाया जाता है। युद्ध के क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव है, तेल मंत्री, तमाम लोगों को बुलाकर समझा जाता है कि हम लोग इस चीज से अब कैसे निपटें। यह मीटिंग जो हो रही है इसमें यह तय किया गया, क्योंकि असल में क्या है, भारत से अगर आपको यूरोप की यात्रा पर जाना है, तमाम भारतीय जो विदेश में रहते हैं वो 1 महीने तक तो समझ में आ गया कि कनेक्शन के बिना भी रह गए, कि घर नहीं आना हो पाया। लेकिन यदि किसी को आना है यूरोप से, तो उनके लिए बहुत बड़ा मिडवे था, या तो दुबई या दोहा, दोनों ही जगह पूरी तरह से आहत हैं, क्योंकि वहां पर कभी भी हमले हो सकते हैं। ऐसे में जो एयर फेयर्स हैं वो बढ़ गए हैं, जेट फ्यूल के भाव बढ़ गए हैं, रास्ते लंबे हो गए हैं, यात्राएं बाधित हो गई हैं, ना रेमिटेंस आ रहा है, ना लोग आ रहे हैं, जहां लोग गए हैं वो वहां की वहां फंसे हैं। ये तमाम वो स्थितियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मीटिंग बुलाई और देश को, मतलब अनाउंसमेंट ये किया गया जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा कि देश के अंदर तेल के, गैस के प्रचुर भंडार हैं और हमने अपनी तरफ से वो सारे प्रयास किए हुए हैं। कुल मिलाकर भारत इस पूरी गतिविधि में बिल्कुल वैसे ही रेस्पॉन्ड कर रहा है जैसे कोरोना के समय पर बनाए हुए जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स ने किया था। बिल्कुल इसी तरह से आज 2 देशों ने वही सब कुछ किया जो भारत बोल रहा था। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत इस पूरी घटना को बहुत पहले ही भांपते हुए आगे चलता चल रहा है। अब ऐसे में जब आप ये चर्चा सुन लें कि अमेरिका के राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे 9 बजे टुमारो, अमेरिका का समय, मतलब आज के चलते कल शाम 9 बजे अमेरिका, तो असल में भारत का अगर देखा जाए तो वो अमेरिका में जिस समय अपने देश में जब सुबह 6 बज रहा होगा तब उनके यहाँ वो 9 बजेगा, तो उस समय ये देश को संबोधित करेंगे और ये क्या कहेंगे इसके प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं। जो भी है, लेकिन एक चीज तय है कि कहीं ना कहीं अमेरिका कुछ ऐसा प्लान सीज फायर की आड़ में कर रहा है जिससे वो इस घटना को और डिटोरिएट करके छोड़ दे, क्योंकि अल्टीमेटली इस युद्ध से बहुत बड़ा फायदा अमेरिका के डिफेंस सेक्टर को, उसके ऊर्जा सेक्टर को हो रहा है, और वो चूंकि कभी भी युद्ध शुरू करके खत्म ढंग से नहीं करता है तो उसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ेगा, तो वो पैसे कमाएगा। कुल मिलाकर उसका लाभ बढ़ेगा, डिफेंस के इक्विपमेंट बिकेंगे, ऊंचे दामों पर तेल बिकेगा, और कुल मिलाकर कोई कहने वाला यानी उसको अकाउंटेबल करने वाला कोई होगा नहीं। यह स्थिति दुनिया के लिए बड़ी चिंता की है। यही कारण है कि उसको बचाते बचाते यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई और आबू धाबी को रखने वाला देश, आज वो इस स्थिति में आ गया है कि ईरान ये सारी स्थितियां इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो केवल और केवल इस युद्ध में अपनी डिफेंस के नाम पर ये सारे हमले करता चला जा रहा है कि हम अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, हमें मत मारो, हम छोड़ देंगे। लेकिन निशाना यूएई बन रहा है। आज रात 10 बजे जैसा तेहरान ने अनाउंस किया हुआ है कि वो इन देशों में जो अमेरिकी कंपनियों के ऑफिसेज हैं उनको निशाना बनाएंगे। ऐसे में अब उनका निशाना बनना
एक बड़ा सवाल पैदा करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसे लिखता है कि हो सकता है कि यूएई आने वाले समय में फोर्सफुली इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने के लिए बल का इस्तेमाल करे और एक ऐसी फोर्स बनाए आपसी देशों के साथ मिलकर के, जो इस युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े होकर अपने हितों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है उनके एक्सपोर्ट्स के लिए, उनके इंपोर्ट्स के लिए, अनाज के लिए, तमाम चीजों के लिए, उन चीजों के निपटने के लिए तैयारी कर सकता है। ऐसे में ईरान के द्वारा एक तस्वीर जारी करना, और वो तस्वीर जिसमें इनके जो हेड हैं, इनका जो सरदार सैयद मजीद मौसवी जो कमांडर हैं आईआरजीसी के, वो एक तस्वीर जारी करते हैं जिसमें वो मिसाइलों के जखीरे में जाते हुए दिखाई देते हैं। पूरा हीटेड माहौल बना हुआ है। साथियों, एक बड़ी ही विपरीत स्थिति ईरान में पैदा हुई है। ईरान में वर्तमान राष्ट्रपति पजेश्कियन है और पजेश्कियन की आईआरजीसी, जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो सुन नहीं रहा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के राजनेता क्या बोलते हैं और सेना क्या करती है, दोनों बिल्कुल अलग चलते हैं और आतंकवादी बिल्कुल ही अलग चलते हैं। ईरान में इस समय यह हो रहा है कि पजेश्कियन जो बोल रहे हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और तो और जो मुस्तफा खमनेई हैं, खमनेई के बेटे जो सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, पजेश्कियन अब तक उनसे मिल नहीं पाए हैं। तब से, जब से सुप्रीम लीडर वो बने हैं, तब से खुद राष्ट्रपति अपने सुप्रीम लीडर से नहीं मिल पाए हैं। आईआरजीसी उन्हें मिलने नहीं दे रहा है। आईआरजीसी ने सारा कमांड कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और वो अब देश को चला रहा है। अगर आपको याद हो तो शुरुआत में ही खमनेई के जाते ही अरागची, जो यहां के विदेश मंत्री हैं, उनका एक बयान था और वो बयान ये था, सुप्रीम लीडर जाने के बाद में अब सारा कंट्रोल आईआरजीसी के हाथ में है, किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आईआरजीसी जो कि सुप्रीम लीडर के द्वारा बनाई हुई वो फोर्स थी जो शिया धर्म की मतलब सुरक्षा के लिए, वो सेना नहीं थी। बाय द वे, ईरान की सेना अलग है, लेकिन आईआरजीसी को बनाया ही इसलिए गया था कि ये रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जिनका उद्देश्य है कि ईरान का सिक्का बुलंद रहे पूरी दुनिया में, और वो उसी के लिए ट्रेन थी, उसी के मिसाइल के जखीरे हैं और वही आज ईरान की नीतियां तय करती है। लाखों की संख्या में इसके अंदर जवान हैं और वो अब अपने फैसले ले रहे हैं। राष्ट्रपति को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनकर आता है। यानी कि अखबार की अगर बात माने तो आईआरजीसी अब सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रख रही है। आईआरजीसी के इस समय हेड चीफ अहमद वहीदी हैं और वही सारे फैसले ले रहे हैं। और ऐसे में आईआरजीसी का टारगेट है कि वो अमेरिका के हर हमले का जवाब पश्चिम एशिया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेगा। तो स्थितियां खतरनाक हैं। कंट्रोल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। आज रात को क्या होता है, यह देखने वाली स्थिति है, क्योंकि अमेरिका और ये दोनों ही लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत